क्लास। पोको के नाम से कौन कनेक्ट अपना नाम प्लीज बता दीजिए। पोको C31। मैम सागर सागर प्रकाश। अगर यस ठीक है, ओके मैं रीनेम कर देती हूँ। आपको जैसे कि आज आपको वेटिंग दिखाई दे रही होगी ना, है ना। इसी इसी प्रकार से जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, तो आपके पास वेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आपको हम एडमिट करेंगे, यानी कि इन करेंगे, तभी आप यहाँ पर इन हो सकते हो, अपनी मर्जी से इन नहीं हो सकते हो, ठीक है। और 2-3 दिन में हम अनाउंस कर देंगे कि आपकी प्रैक्टिकल कब है, ओके। और किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें असाइनमेंट से, अदरवाइज हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी क्या किसी को भी? सीमा, और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा था इसमें कंफ्यूजन हो सकती है? मैम मुझे तो नहीं लगा। नो। वीड आउट किस में आता है? क्या बोल रहे हैं आप? मैम वो वीड आउट किस में आता है? 5 लॉस में किस में आएगा? थर्ड लॉ में आएगा ना वो शायद। क्यों थर्ड लॉ में क्यों आगे? वीट आउट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे पहले? मैम वीड आउट मतलब जो डाटा जो पुराना हो चुका है शायद उसको रिप्लेस करना है को कहते हैं वीड आउट। हाँ, उसको हम लोग हटा देते हैं, उसकी जगह नई चीजें रिप्लेस करते हैं ना, हाँ डेटा या किताब या जो भी चीजें ना। तो वो यस जब मैम। वो हम एक तरह से स्पेस खाली कर रहे हैं ना, तो ये आपका जो फिफ्थ लॉ है ना, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जब हम उसको स्पेस को खाली करके नई चीजों को ला रहे हैं, तो बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। तो आपका जो फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, वो आपका यहाँ पर आएगा। ये उसका इम्प्लीकेशन है मैम वीडिंग आउट। फिफ्थ मेरे मेरे को मैम फिफ्थ ही लगा था, बट फिर बाद में जब यूट्यूब में देखा था मैम, तो कोई प्रोफेसर थे, वो उनका नाम भूल गया मैं, तो वो बोल रहे थे कि मतलब फोर्थ में बोल रहे थे शायद वो कि थोड़ा स्टूडेंट का टाइम बचाएगा करके ढूंढने में। कैसे कैसे बचाएगा? आप खुद सोचो, वीड आउट से स्टूडेंट का टाइम क्यों बच रहा है? आप खुद दिमाग खर्च करो अपना। वीड आउट का मतलब क्या होता है, और वीड आउट यूजर के लिए कहाँ से काम में आ रहा है? वो कौन हाँ से वो थोड़ा सा प्रोफेसर थे? मैम पता नहीं, मैं देखूंगा वापस से देखो, भेजूंगा कभी आप। कभी ना कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो ना, तो ऑथेंटिक प्रोफेसर का या किसी का अच्छे से देखो। जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो आप जो भी देखो, क्योंकि कहीं भी आप इवन आप जो किताब है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें भी देख लो, है ना। देखो, वीड आउट का मतलब होता है कि हम मतलब अब जो हमारे पास अननेसेसरी डेटा है, फटा है, कटा है, या जो भी चीजें यूजलेस है, अपडेटेड आउटडेटेड चीजें हैं, उसे हम हटाकर एक स्पेस खाली करेंगे, और वहां पर किताबें नहीं आएंगी। तो इससे हम यूजर का टाइम को कैसे सेव कर रहे हैं? ये तो हमारे लाइब्रेरी को ग्रो करने का बात तो आ रही है ना, कि हम उसको बढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी की जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम एक तो प्लेस प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ नई जो किताबें आएंगी उनको प्लेस प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारी लाइब्रेरी की ग्रोथ हो रही है ना, वो बढ़ रही है। इसमें सेवन टाइम यस ऑफ मैम, यूजर मेरे को भी कैसे यही आएगा? था हाँ? मैम। ये मेरे को भी फिफ्थ लग रहा था, बट फिर मैंने बाद में थोड़ा रिसर्च करी, उसमें थोड़ा देखा तो फिर वो फोर्थ बोल रहे थे, तब मैंने सोचा कि आपसे एक बार कंफर्म करूंगा फिर। नहीं, आप खुद देखो, कभी भी आप मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप मेरे ऊपर मतलब आंखें बंद करके ट्रस्ट कीजिए। आप खुद देखिए उस चीज को, आप बुक में भी देखिए, कहीं भी पढ़िए। मैंने जो आपको मतलब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीकेशंस पढ़ा, लेक्चर आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। वो आपका ई ज्ञान कोश का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ईपीसी पाठशाला पे कंटेंट अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हैं। रीडिंग आउट कहीं भी आप नेट के पेपर में क्लियर देखेंगे। रीडिंग आउट सर्च कीजिए, आपने जितने पढ़ा, मैं नहीं कह रही कि वो सही है गलत है, लेकिन आप खुद जाके रीडिंग आउट देखिए, नेट पे गूगल करिए, जो ऑथेंटिक स्टार्टिंग की साइड आ रही है उन पे सर्च कीजिए, है ना। रीडिंग आउट आपका फिफ्थ लॉ में ही आएगा, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में, ना कि फोर्थ में। सी टाइम ऑफ यूजर तो किसी एंगल से नहीं हो सकता वो। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक यही है, पूछ रहा था। नहीं नहीं, ये मैं तो श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ। फिर भी आपको लगता है, फिर भी आप जाके एक बार देखिए, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन आपका फिफ्थ लॉ में ही आएगा, फोर्थ लॉ ठीक है नहीं आ मैम, सकता, ठीक है। ओके थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी है? आप लोगों को असाइनमेंट से कोई क्वेरी है तो मैं अभी 10-5 मिनट और है आपके पास, उससे मैं डिस्कस कर दूं। अदरवाइज फिर मैं टॉपिक पे आती हूँ।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी का लिंक नहीं खुल रहा है, काफी लोगों का लिंक नहीं खुल रहा है, ऐसा तो कोई इशू नहीं आ रहा है आप लोगों में से किसी को? नहीं ना? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून राकेश जी। राकेश जी तो नहीं हो सकती आप, आपका नाम क्या है? रेखा मैम। हाँ रेखा जी, ओके। ऐसे ही आपको ये रेखा, रेखा ओनली रेखा ना? अच्छा, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको इसी तरह के जो आप अभी आज मतलब इन होने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ रही है, इस तरह से आपको जब आप प्रैक्टिकल वाइवा देंगे तभी भी आपको इसी तरह की विंडो शो करेगी, ठीक है? तो आप परेशान मत होइएगा कि मैम ओपन नहीं हो रहा है, समथिंग समथिंग इश्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है? मैम वो कब कब होगा कब होगा? प्रैक्टिकल? अभी अभी एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास लिस्ट नहीं आई। आज मैंने मेल किया, अब देखो आज एक दो दिन में मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, तो हम इस वीक मंडे को मे भी अनाउंस कर देंगे, मंडे को नहीं तो सैटरडे को ही अनाउंस कर देंगे। वो तो मेरे पास मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास डेटा, उसकी वो डेटा आ जाए, है ना? तो जैसे मेरे पास डेटा आ जाएगा मैं तुरंत अनाउंस कर दूंगी डेट। मे बी नेक्स्ट वीक से हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक में मान के चलिए, ठीक है? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। मैम उसमें पूछा क्या जाएगा पूरे ब्लिस 101 से लेके 4 तक, या सिर्फ 104 का ही? आपका केवल 104 का ही वाइवा है ना कि टोटल 1 से लेके 4 तक? आपको केवल 104 में जो भी पढ़ा है आपने डीडीसी और सीसी, और जो मैंने चीजें शेयर की हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा, उनमें से ही क्वेश्चन पुट होंगे आपके, जैसे कि डीडीसी, डीडीसी क्या है, किस प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है ना? कब कौन कौन सा वर्जन आया है ना, अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, आप कौन सा पढ़ रहे हैं, और आपके जो आप एडिशन जो पढ़ रहे हैं, कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं आप? आपने कौन सा एडिशन पढ़ रखा है? 19 19 हम तो डीडीसी का और 19 सीसी का 6th पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही पता होना चाहिए, है ना? और 19th 19 एडिशन में कितने वॉल्यूम्स हैं, है ना? कि हम्म, और तीन वॉल्यूम्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है? कि आपका पहला है मैनुअल टेबल है, दूसरा आपका क्या है शेड्यूल, और तीसरा रिलेटिव इंडेक्स, और तीनों का यूज क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है? डीडीसी में कितनी मेन क्लासेस हैं, और उसके मेन मतलब आपके जो टेबल्स के नाम पता होना चाहिए, और आपका कौन सी कॉमन आइसोलेट टेबल कौन सी होती है, स्टैंडर्ड जो आपके स्पेशल आइसोलेट होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है? उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स आती हैं, है ना? वो सब पता होने चाहिए आपको। और जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस तरह के सिंपल सिंपल नंबर पूछे जा सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस का नंबर डीडीसी या सीसी में क्या 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 है, ठीक है? और एरिया का नंबर हम लोग कहाँ किस टेबल से लेंगे, या लैंग्वेज का नंबर किस टेबल से लेंगे, है ना? तो और कुछ जो बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर हिंदी डिक्शनरी, या आपका हिंदी पोएट्री का नंबर उन्हें पूछ लिया कि कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे डीडीसी में। इसी प्रकार से आपका सीसी में बनेगा कि उसके वर्जन मतलब अभी तक कितने वर्जन आ चुके, कितने मतलब एडिशन आ चुके हैं, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, किसने मतलब इसको लिखा था, और इसमें एसीआई पीसीआई क्या होते हैं, कॉमन आइसोलेट स्पेशल आइसोलेट क्या होते हैं, ये भी इसमें भी क्वेश्चन बनेगा। मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, या फिर आपके जो फेरिएशन क्या होते हैं, ठीक है? आपके कम से कम 42 मेन क्लासेस, ये पूछा जाता है कितनी मेन क्लासेस होती है इसमें, और किसी भी 10 या मतलब 5 के नाम पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से डीडीसी में कम से कम 10 से 5 जो सेकंड समरी है ना, वो इसे याद कर लीजिएगा आप, जिससे कि वो मान लिया फिजिक्स का नंबर पूछ लिया तो फिजिक्स का नंबर आपको सेकंड समरी में मिलेगा ना कि फर्स्ट समरी में, है ना? तो आप सेकंड समरी और फर्स्ट समरी याद कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट डीडीसी और मतलब कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैंने बताया, है ना? और ये मिक्स नोटेशन है कि प्योर नोटेशन कौन सी है, तो वो सारी चीजें पूछ जाएंगी। इसके अलावा कौन कौन सी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसकी आपके यूडीसी है ना? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है, फिलोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम है ना? तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम है, लेकिन मोस्टली जो यूज करने वाले हैं वो डीडीसी यूज करते हैं, और सीसीबी का बहुत रेयरली यूज होती है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको लाइब्रेरी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं आई थी ना? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी।
What happened? फिर भी प्लीज शेयर करिए सभी को। नो, अभी तो नहीं हुई। आपको बुक से पढ़ाऊं कि मैं पीपीटी से पढ़ाऊं, आप लोग बताइए, मैं फिर उस पे चलूं। मैंने बुक में अभी 103 की बुक में है ना ये। हेलो हेलो। यस मैम, यस हाँ, मैम। है ना? तो बुक से पढ़ाऊं कि मैं अपने यहाँ से पढ़ाऊं, पीपीटी से पढ़ाऊं, जैसा आप लोग कहें। बुक से भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, कोई यस प्रॉब्लम है तो बताइए। मैम, MARC वाला समझा दीजिए थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, सुन नहीं पाई मैं। MARC प्रोटोकॉल जेड, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत MARC नहीं से बोलते, मार्क बोलते हैं उसे, ठीक है? अच्छा बाकी सिर्फ से MARC नहीं बोलेंगे, है ना? अच्छा। एक मिनट में। और एक ISO जो मार्क होता है उसमें जेड, ISO मार्क वाला ही मार्क है ना ISO? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैम ISO जो है ये मार्क वाला ISO है ना, जो ISO मार्क जो होता है हाँ, मार्क वाला है, वही ISO। पढ़ा रही हूँ हाँ मैं आपको। हाँ ठीक है। तो क्या होता है ना, ये आपके, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके। जेट 39 जो 5 जेट 39.50 प्रोटोकॉल होता है आपका, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोटोकॉल होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना, जब आप, ये बेसिकली जैसे कि आप, बुक में आपने पढ़ाई की, इसमें बुक में क्या दिया हुआ है? कोई बताएगा मुझे आप लोगों ने पढ़ के क्या समझा पहले, फिर मैं बस एक्सप्लेन करूं। सीमा, आपने पढ़ा उसको, बुक में जो दिया हुआ है? ये ना मुझे इसमें समझ में नहीं आया। किस पेज पे दिया हुआ है 103 की किताब में? किस पेज पे दिया है? मैं वहां पे पहुंचती हूँ, फिर एक बार वहां पे देख लेते हैं, फिर हम अपने पीपीटी में देख लेते हैं, ठीक है? मैम लास्ट चैप्टर में है, लास्ट ओपन चैप्टर हो में जाने तो है उसे ओपन नहीं हो रहा है ना। 223 223। 223, ओके। 103 की किताब मैं ओपन कर रही हूँ, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, ओपन नहीं हो रही है। बेसिकली क्या होता है ना, ये फोटो मतलब आपका जो, जब कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग करते हैं ना, तो कैटलॉगिंग बेसिकली क्या, हम लोग जब समय को बच, मतलब कैटलॉग, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमारे पास लाइब्रेरीज में आती हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कैटलॉगिंग में समय बचे, तो हम लोग इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यूनियन कैटलॉग अवेलेबल है, अदर लाइब्रेरीज के भी कैटलॉग अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वेब ओपेक के थ्रू। तो अगर हम चाहें, हमारे पास भी किताब वही है, सेम किताब दूसरे लाइब्रेरी के पास क्यों नहीं ओपन हो रही है ना? तो उसके पास भी सेम किताबें हैं, तो हो सकता है कि उसने ऑलरेडी कैटलॉगिंग कर रखी हो, है ना? तो हम लोग जो कैटलॉग होता है ना, जो कैटलॉग की डिटेल होती है, अलग अलग फॉर्मेट, ग्राफिक फॉर्मेट में होनी होती है, या मार्क फॉर्मेट में होती है, या CCF फॉर्मेट में होती है, तो हम उसे इसके थ्रू बोरो कर सकते हैं, या उसे हम कॉपी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई पैसे भी पेमेंट नहीं करने पड़ते, फ्रीली अवेलेबल होता है। बस ये होता है कि उसके उनके पास भी सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, है ना? तो उसके थ्रू आप इसे बोरो कर सकते हैं, या फिर आप उसे यूज कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं कि केवल आप कैटलॉगिंग के लिए ही यूज, क्या प्रॉब्लम हो रही है, खुल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज होता है कि हम कैटलॉग को बोरो कर सके या कैटलॉग को यूज कर सके, उनके परमिशन के बिना भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुक मैं देखती हूँ, बुक यहाँ से सर्च खुल जाए ज्यादा बेटर है। आपका 3 है ना ये? वहां पर क्या दे रखा है, वहां पर आपने पढ़ा भी है सीमा, क्या क्या हम उसमें क्या बता रखा है उन्हें, क्या मैम क्या पीयर चीजें? टू, हाँ वो तो कंप्यूटर को पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी के लिए कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था। हाँ, उस नहीं समझ में आया क्या कहा आपने। बेसिकली आप उससे कैटलॉगिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। मार्क रिकॉर्ड हो गया आपका, या फिर आपका बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। आईएसपीटी रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं। एक मिनट। और साथ ही साथ हम इंटर आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेसेस हो गए, उनको भी देख सकते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए भी होता है वो। ठीक है, बहुत और भी बहुत सारी सर्विसेज के लिए होता है, केवल आपका कैटलॉग के लिए नहीं होता केवल वो। एक मिनट में ओपन करके एक बार देखती हूँ बुक में क्या दे रखा है, क्योंकि मैंने बुक और ये बेस्ड होता है एएनएसआई और मीसो पे, इसका जो मतलब स्टैंडर्ड NISO, होता हाँ NISO। है ना, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी एएनएसआई है ना, अमेरिकन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन है एएनएसआई और नीसो है ना। फाइनली ओपन 243 ना, हाँ पुरानी यस मैम। किताबें हैं, अनएडिटेड मैम ये किताबें ना हैं। वैसे 235 में है, ये एक्चुअली पुरानी 235। किताबें हैं ये, इसको अनएडिटेड में, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग इससे भी, है ना। 244 है ना, इसमें क्या दे रखा है? एसपीडी मार्क है ना, ये तो मार्क का है ना। मार्क एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, और ये एक यूनिक फॉर्मेट होता है। इस अगर ये नहीं होगा ना, मार्क फॉर्मेट अगर कॉमन मतलब यूनिक नहीं होगा, तो जो हम बोरो कर रहे हैं कैटलॉग, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ऑटोमेटेड वगैरह, तो सभी में मार्क इनबिल्ड होता है। मार्क 21 पे हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं। अगर ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे तो हम लोग कैटलॉगिंग, अगर हम सेम फॉर्मेट नहीं होगी, तो डेटा ट्रांसफर करने में या डेटा को बोरो करेंगे हम, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग मार्क 21 का यूज करते हैं। यहाँ पे जेड 39.50 यहाँ पे है। आईएसबीएन तो हो गया था ना। इसी में है ना। यस, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो कंप्यूटर एक मतलब आपस में कनेक्ट होकर अ, एक कंप्यूटर क्लाइंट और दूसरा सर्वर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर को जेड 39.50 प्रोटोकॉल की भाषा में सोर्स कहते हैं या ओरिजिन सिस्टम कहते हैं। और एवं सर्वर कंप्यूटर को लक्ष्य सिस्टम, टारगेट सिस्टम की संज्ञा दी गई है। मतलब एक एक ओरिजिन होता है जहाँ, और दूसरा टारगेट होता है कि हमें इस टारगेट को यहाँ से लेना है। इसमें ये बात कही गई है कि हम मतलब कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक अहम अहम मतलब भूमिका निभाता है, जिसमें कि एक ओरिजिन सिस्टम होता है, सोर्स सिस्टम होता है, और एक टारगेट सिस्टम होता है, जहाँ से हमें उसे
हमारा टारगेट है, मान लो कोई किताब सर्च करनी है या किसी पर्टिकुलर किताब का हमें कैटलॉगिंग चाहिए, तो हम जहाँ से सर्च कर रहे हैं वो हमारी ओरिजिन हो गई, और जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा टारगेट सिस्टम हो गया। ठीक है। और ओरिजिन सिस्टम क्या है? यह स्थानीय कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त खोज पदों को मानक के प्रारूप में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात लक्ष्य सिस्टम, इसमें डेटाबेस होता है, यानी कि जहाँ से हमें डेटाबेस चाहिए से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है। लक्ष्य डेटाबेस से प्राप्त परिणामों को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है कि वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मार्क सर्च कर रहे, मतलब हम लोग अगर हमें कैटलॉग सर्च कर रहे हैं किसी का भी किसी पर्टिकुलर बुक का कहीं लाइब्रेरीज में, तो हमें अलग अलग फॉर्मेट, अभी मैं दिखाऊंगी भी कैसे हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सर्च करते हैं आपको ये भी बताऊंगी मैं कि जेड 39.50 का हम लोग किस तरह से लाइब्रेरीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम मान लें कि हम बुक को सर्च कर रहे हैं या किसी सब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से भी सर्च कर सकते हैं, टाइटल के थ्रू, आपके आईएसबीएन नंबर के थ्रू, या सब्जेक्ट के थ्रू, है ना। तो हम जिसके थ्रू सर्च करेंगे तो वो हमारे पास, हम मान लो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कैटलॉग में सर्च कर रहे हैं, तो अगर उसके डेटाबेस में वो किताब होगी, सब्जेक्ट की किताब होगी या ऑथर वाइज किताब होगी या आईएसबीएन वाइज, जैसे भी हमने सर्च किया उस तरह से वो सर्च, अगर उस किताब वो किताब हमारे उस लाइब्रेरीज में अवेलेबल होगी तो वो दिखाई दे जाएगा कि उसका फॉर्मेट भी अलग अलग तरीकों से हमें नजर आएगा कि मार्क फॉर्मेट चाहिए आपको, सीसीएफ फॉर्मेट चाहिए या फिर आईएसपीडी फॉर्म चाहिए। तो हमें जिसको भी चाहिए होगा, जिस फॉर्मेट में चाहिए होगा, मान लिया हमें कार्ड बनाने के लिए चाहिए, तो हमें कार्ड बनाने के लिए हमें आपका बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन आईएसबीडी फॉर्म चाहिए होता है, तो हम वो वहां से इंपोर्ट कर लेंगे या बोरो कर लेंगे या हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, या फिर हमें मार्क चाहिए तो मार्क को ले लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट में हमें दिखाता है। देखो यहाँ पे परिणामों को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है, और उपयोगकर्ता लक्ष्य डेटाबेस से कभी सीधे खोज नहीं करते हैं, वे स्रोत सिस्टम के माध्यम से ही लक्ष्य सिस्टम में इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम एक इसी डेटाबेस के थ्रू ही सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं सर्च कर सकते हैं। लक्ष्य सिस्टम क्या होता है? यह प्रायः दूरस्थ कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को पढ़ने खोजने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम स्रोत सिस्टम से प्राप्त मानक के प्रारूप बाद में, मतलब सर्च करने के बाद टारगेट उसे मिल जाता है, तो उसे फिर जो हमारा जिसको चाहिए होता है, सोर्स को चाहिए होता है उसके, वो वहां पे इसको प्रोवाइड कर देता है, ये बताया गया है। ठीक है, ये ओरिजिन सिस्टम है। ठीक है, और ये सर्च कर रहा है टारगेट सिस्टम में, अगर इसे मिल गया डेटाबेस में तो ये जाके दोबारा से ओरिजिन सिस्टम को रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये क्या है इसमें? कॉमन कमांड लैंग्वेज जो कोई डेटाबेस खोजने की लाइब्रेरी है, बस इतना ही दिया हुआ है। और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर बेस्ड होती है। और यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई, ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है हमारे पास 7 लेयर होती है ना, तो वो उसकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो 7 लेयर होती है, उसके अंतर्गत ये हमारा प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, उस पर बेस्ड होता है। जेट 39.50 प्रोटोकॉल एवं एक पूर्व वेब टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इस प्रोटोकॉल की अन्वेषण एजेंसी है, इसके विकास में कार्य करती है, और वर्ल्ड वाइड वेब के अनुसार उपयोगी बनाने के लिए 2 जुड़वा प्रोटोकॉल एसआरपी, सर्च रिट्राइव, इसे सर्च रिट्रीवल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं ना, सर्च रिट्राइव वाया यूआरएल सर्च रिट्राइव वेब सर्विस को विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत थोड़े से बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा और भी, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके लिए एक मतलब अच्छा खासा आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स में। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर किस किस चीज़ में ये यूज होता है। कॉपी कैटलॉगिंग, ठीक है, कॉपी कैटलॉगिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इंटर पोर्टेबिलिटी, अंतःक्रियाशीलता कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है अंतःक्रियाशीलता भाई? उसके मतलब हम डेटाबेस में भी सर्च कर सकते हैं, उसके आपके अगर वो ई रिसोर्सेज हैं जो भी हैं उनके, हम वहां पर भी सर्च कर सकते हैं। इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये इंटर लाइब्रेरी लोन, हम इंटर लाइब्रेरी लोन की सर्विसेज भी इसके थ्रू मिल सकती है हमें। ठीक है, यूनियन कैटलॉग में हम सर्च कर सकते हैं कि वो चीजें हमारे पास उस बुक, मतलब यूनियन कैटलॉग में
वो हमारा हमने जो सर्च किया है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और ग्रंथालय स्वचालन सॉफ्टवेयर के निर्माण में डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। में इसमें और साथ ही साथ हम इंटर लाइब्रेरी लोन हो गए, रिसोर्सेज हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, है ना, उनको भी हम लोग इसके थ्रू ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है, जेड 39.50 के प्रोटोकॉल के थ्रू। लेकिन बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग कॉपी कैटलॉग के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। हम लोग कॉपी करते हैं जो कैटलॉग को, उसके लिए ही सबसे ज्यादा यूज होती है, ये मेन यूज उसका यही है, ठीक है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना यहाँ पे सीमा? इसमें कुछ लग रहा है आपको कि कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ? वही सारी चीजें जो यहाँ पे बताई गई है वही हमने भी आपको अपने पीपीटी में बताई हैं। इसमें आपको अगर ये प्रोटोकॉल वाले जो इसमें कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है वो बता दो, उसमें से हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा पॉइंट जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में ना आया हो, किसी ने भी पढ़ा हो समझ में ना आया हो? पीयर टू पीयर ये क्या होता है? हाँ, मैम पीयर टू पीयर क्या होता क्लियर है? है ना? आप पीयर टू पीयर हाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ यही कह रही हूँ, पीयर टू पीयर पीयर टू सिस्टम टू पीयर है ना सिस्टम जो कि कनेक्ट करते एक हैं वही क्लाइंट होता सर्वर है। मॉडल में दो कंप्यूटर एक पीयर टू पीयर कनेक्टर से जुड़े होते हैं, हाँ है ना। एक सर्वर के थ्रू जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक सर्वर के थ्रू जुड़ा होता है। एक सर्च करने वाला होता है और एक हम जहाँ पे टारगेट, मतलब जहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमें सर्च क्या करना है, एक हमारा टारगेट सिस्टम होता है। जैसे सपोज दैट हमने सर्च किया कोई, हम मेरे पास मान लो हिस्ट्री की किताब है, ठीक है। अब हमारे पास हम चाहते हैं कि हमें कैटलॉगिंग ना करनी पड़े, हम देख लें कि हमारे आसपास कि कोई किताब ऐसी, मतलब वो उसकी कैटलॉगिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो सकती है, तो हम लोग सर्च करेंगे कि वो किताब कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर हम कैटलॉगिंग की बात छोड़ दें, अगर हमें मान लो किसी यूजर के लिए किताब को बोरो करना है, एक इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो हम देखेंगे कि हमारे नियर अबाउट में कहाँ पे वो बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो जो वो हम सर्च करेंगे ओपेक के थ्रू या वेब बुक के थ्रू, तो हमारी जो एक हमारा ओरिजिन सिस्टम जहाँ से हम सर्च कर रहे हैं और टारगेट जहाँ पे हमको मिला, हमारा जो टारगेट, मान लिया कि हमने बहुत सारी लाइब्रेरी में सर्च किया, लेकिन जब हमें एक टारगेट हमारा मिल गया कि हाँ ये हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है, ठीक है, तो वो हमें रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये हमको मिल गया और हम वहां से बोरो कर लेंगे उस किताब को। हेलो, यस मैम यस मैम है ना। ओके तो किताब के केस में नहीं है, मतलब एक पीयर टू पीयर, मतलब एक पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है कि एक मतलब मित्र संबंधी, एक सेम चीजें, सेम मतलब एक सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब सेम कंप्यूटर वो भी होगा, सेम कंप्यूटर वो भी होगा, है ना। पीयर टू पीयर का मतलब सेम चीजें होती है, अलग सा कोई भी नहीं रहेगा। एक ओरिजिन होगा और एक टारगेट आपका सिस्टम टारगेट होगा, सिस्टम दोनों सिस्टम ही है। अगर मान लिया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हमें सर्च कर रही है कि वो कोई किताब उसके पास नहीं है आपके बोरो करने के लिए या कैटलॉगिंग के लिए, तो वो आपकी ओरिजिन हो जाएगी और हमारी जो लाइब्रेरी होगी वो आपकी टारगेट हो जाएगी टारगेट हो उनके जाएगी। परिप्रेक्ष्य में। ओके यस समझ में मैम आया? यस मैम यस मैम ये चीज होती ओके है। एक मिनट में आपको दिखाती भी हूँ, एक बार इसको डिस्कस करते हैं तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम लोग सर्च भी करते हैं, और मार्क का फॉर्मेट भी दिखा दूंगी, मार्क फॉर्मेट क्या होता है। फिर हो जाओ प्लीज, पीपीटी आप लोग को शो हो रही है ना? तो अगर प्रोटोकॉल की स्पेलिंग यहाँ गलत की हुई है, प्रोटोकॉल COL, ठीक है। पीपीटी नहीं शो हो रही है, मुझे नहीं नहीं हो हो रही रही है है? पर पता नहीं। अभी भी नहीं शो हो रही है किसी को? नहीं मैम। अच्छा, तो पीपीटी आप कहीं से भी लिखो, कोई मतलब नहीं होता कि आप पीपीटी के थ्रू लिखो या फिर आप अपना जो मतलब पीडीएफ हमारी बुक में है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में जो किताब है आप उससे देखो लिखो, आपका सही होना चाहिए, वही सेम चीजें हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मैम रिकॉर्डेड क्लास, अच्छा अब मैं सॉरी मैं भूल गई, आप मुझे ना, मैं भूल गई सुबह की थी कि शाम की थी, आप मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी, ठीक है। आप प्रीवियस की बात कर रहे हो ना श्रीपाल?
सभी के कैमरे ऑफ है, एक का भी कैमरा नहीं ऑन है ना? समझ नहीं आता ना आप लोग। कुछ बच्चों की तो प्रॉब्लम है, मुझे पता है। आई थिंक यही है ना। अब भी दिख रही है? सीमा क्लियर हो गया? कहीं भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे हमें हाथ मिलाएं। आपको कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हो, नो इशू, मैम ठीक है? आप शेयर हो रही है स्क्रीन। हाँ, शेयर हो गया। तो देखो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैंने इसलिए इंग्लिश में बनाई है, और ऐसा नहीं कि आपकी जो बुक में है अवेलेबल वही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। बहुत थोड़ी बहुत चीजें अलग होंगी इसमें, है ना। बेसिक जो चीजें हैं वो अलग है। देखो इसमें भी यही बात कही गई है कि Z39.50 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। मतलब नेटवर्क होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर में नेटवर्क सिस्टम होना जरूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल थ्रू कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू हम मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिकली आप इन फ्यूचर के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि मान लिया हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है और किसी लाइब्रेरी के पास नहीं है, तो हम एक तो ट्रांसफरेबल होती है, साथ ही साथ हम फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका यूज होता है बेसिकली। और इट enables information seekers to search different system on a network through the single user interface। यानी कि हम एक मतलब हम सिंगल यूजर इंटरफेस होते हैं, यानी कि हम सिंगल यूजर डिफरेंट लाइब्रेरीज में नेटवर्क के थ्रू सर्च कर सकता है डिफरेंट चीज। मतलब कि आप चाहे तो इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए सर्च कर सकते हो, है ना। आप कैटलॉगिंग के लिए सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के लिए आप सिंगल यूजर इंटरफेस के थ्रू सर्च कर सकते हो इसकी प्रोटोकॉल की हेल्प से, ठीक है। और ये जो Z39.50 uses the TCP/IP protocol has the enable system search on the system which follows this protocol। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है सेम उसके पास भी होना चाहिए जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, तभी ये सर्च पॉसिबल हो पाएगी। और एक और चीज, इसे हम लोग बैकडोर ऑफ कैटलॉगिंग मतलब बैकडोर ऑफ कैटलॉग भी कहते हैं। मतलब कि हम बैकडोर से किसी भी लाइब्रेरी के बैकडोर से भी कैटलॉगिंग सर्च कर सकते हैं बिना उसके परमिशन के भी, अगर उसके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। तो बैकडोर ऑफ कैटलॉगिंग भी इसके एक वर्ड आता है, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो एम है कि रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टीज ऑफ सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये डिफिकल्टी को मतलब जो कॉमन चीजें हो जाती है तो हम जो हमारे पास हम सर्च करने में जो भी डिफिकल्टी होती है वो कहीं ना कहीं उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, कम करती है। ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे कम करती है, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मान लिया कि हमारे पास कैटलॉग, हमारे पास कुछ बुक्स थी, उसकी कैटलॉग भी हमारे पास किसी वजह से डिलीट हो गई, सपोज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको रिट्राइव करेंगे, यानी कि हम कैसे पुनः प्राप्त करेंगे। ट्राइविंग का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी बुक्स जो हैं सिमिलर हैं दूसरी किताबों मतलब दूसरे लाइब्रेरीज में वही सेम किताबें हैं, तो हम उन पूरे कैटलॉग को वहां से बोरो कर लेंगे। तो जो हमारा लॉस हुआ है हमारी, तो वो हम कहीं ना कहीं हमारा जो दोबारा हम कैटलॉगिंग करेंगे, दोबारा टाइम हमारा लगेगा, वो हमारा लॉस मतलब नहीं होगा। हम वहां से बोरो कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे कैटलॉग को, तो हमारा जो टाइम है दोबारा कैटलॉग करने में वो हमारा सेव हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह से ड्राइव इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। क्या ये कुछ यूज कोई नहीं कर कोई कुछ कह रहा है क्या? मैं सुन नहीं पा रही जला थी। देगा। हेलो बबलू कुमार, मैं तो कुछ कह रहे हैं आप क्या? नो मैम नो, स्पीकर ऑन हो गया था अच्छा थोड़ा अच्छा सा। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आता आप लोग को ना क्या बोल दिया कीजिए अगर ऐसी बात है, ठीक है। तो ये आपका ये एम है, एम तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो बता देना, जहां प्रॉब्लम आप मेरे को रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री आपको देखो, इसमें हिस्ट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो लिंक सिस्टम प्रोजेक्ट से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये 1980 के दशक में हुआ था, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज सर्चिंग ऑफ द मेजर, और ये बेसिकली क्यों हुआ था, देखो जितने भी डेटाबेसेस हैं आपके आपके वॉशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और द वॉशिंगटन, है ना, वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क है आपका, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, तो इन्होंने अपने जो डेटाबेस को एक तरह से कि कोई भी सर्च कर सकता है, कोई भी ड्राइव कर सकता है, उसके लिए इन्होंने एक ऐसी LSP प्रोजेक्ट मतलब
सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया था, और जिसके थ्रू कोई भी किसी भी लाइब्रेरी से इनके डेटाबेस को रिट्राइव कर सकता है या उनको सर्च करके उनसे मतलब जो भी सर्विसेज हैं आपकी लाइब्रेरी लोन हो गई, इंटरलाइब्रेरी लोन हो गई, कॉपी कैटलॉग, तो उनको वो यूज कर सकता है। तो इसलिए यहाँ से ये चीजें मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका जो नाम है ये याद रखना, लिंक सर्विस सिस्टम प्रोजेक्ट, जिसमें कि बेसिकली जब स्टार्टिंग हुई तो ये मेजर डेटाबेसेस थे आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी नेटवर्क, वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो इनके डेटाबेसेस को स्टार्टिंग में सबसे पहले रिट्राइव करने के लिए इसका यूज किया गया था लिंक्ड सिस्टम प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। द प्रोटोकॉल डेवलप्ड फ्रॉम एलएसपी मूव टू नीसो। पहले ये नीसो लिंक्ड सिस्टम प्रोजेक्ट के थ्रू उसकी शुरुआत हुई थी, बाद में इसके बाद ये नीसो मतलब इसका नीसो के थ्रू इसका मतलब फर्दर डेवलप किया जाने लगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एंड फर्दर डेवलप इनटू Z39.50 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड अप्रूव्ड नीसो एज एन, जो स्टैंडर्ड है नीसो वो 1988 में मतलब ये अप्रूव हुआ था नीसो के थ्रू। पहले एलएसपी के थ्रू था और उसके बाद एलएसपी के बाद इन्होंने नीसो के थ्रू ये जो भी स्टैंडर्ड था वो डेवलप किया जाने लगा, ठीक है। 1988 में ये अप्रूव हो गया था। और इसके जो कुछ लेटेस्ट वर्जन है, करंट वर्जन है, ये है आपके ANSI ऑब्लिक NIS, नीसो और NSI दोनों ही आपके वर्जन है लेटेस्ट, ठीक है। और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अप्रूव टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड, ये टू कभी पूछ लेता है कि जो स्टैंडर्ड है किसके द्वारा अप्रूव किए गए हैं, तो ये ISO के। और ISO आप बोल रहे थे ना, ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। फिर वो एक क्या होता है कि ये कुछ मतलब रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि इनके ही प्रिंसिपल पे कोई भी मतलब अगर प्रोटोकॉल है तो वो फॉलो करे, कि वो यूनिक होना चाहिए, उसके मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ये कि यूनिक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें मान लिया कि अगर एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास जैसे कि हम लोग हमारा जो 102 का पेपर है उसमें फर्नीचर्स की बात की गई कि उसके जो फर्नीचर में कुछ मानक है कि उसका जो बैक पोर्शन का साइज इतना होना चाहिए, आपका सिटिंग एरिया का साइज इतना होना चाहिए। जब आपकी अगर आप लाइब्रेरी के लिए यूज कर रहे हैं कोई भी चेयर, तो उसके जो हैंडल होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए, टेबल और चेयर के बीच में इतना गैप होना चाहिए। तो उसके की स्टैंडर्ड दे रखे हैं ISO ने कि इतना होना चाहिए। अगर उससे भी 18-20 होते हैं तो वो अप्रूव नहीं करती और आप ISO उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, ठीक। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ प्रिंसिपल देती है हर किसी भी सामान के लिए, या किसी भी आपके कंप्यूटर के लिए हो सकता है, प्रोटोकॉल्स के लिए हो सकता है, सॉफ्टवेयर के लिए हो सकता है ना। तो अगर वो उन मानों को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो सामान हो, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे सॉफ्टवेयर, तो वो उसके अगेंस्ट मतलब एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने ISO के बारे में पूछा था, है ना। तो वो एक मानक तय करती है कि आपको इस टर्म मतलब इस चीजों को फॉलो करना होगा अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, क्योंकि उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मानक निर्धारित हैं, ठीक है। तो ये आपका ये स्टैंडर्ड्स के लिए ये ISO ने ये मानक दिए थे। आपके इंडेक्सिंग के अलग मानक हैं, आपके चेयर्स के भी हैं, फर्नीचर्स के भी हैं, जो लाइब्रेरी में स्टैक्स होती है उनके लिए है, सॉफ्टवेयर के लिए है ना, और प्रोटोकॉल्स के लिए भी है, बहुत सारे हर चीजों के लिए ऐसे मतलब मानक तय करती है, ठीक है। और इन 1998 ISO अडॉप्टेड Z39 98 में अडॉप्ट किया था ISO ने। और इसका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रोटोकॉल जो है ISO का, इसका मतलब अगर जो ISO के थ्रू Z39.50 है तो ISO का उसका नंबर क्या है, तो यहाँ पे ISO का अगर क्वेश्चन आता है तो ये नंबर आपका यहाँ पे आएगा ISO 23950। और ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपको छोटे मोटे एग्जामिनेशन में तो फिलहाल नहीं मिलते हैं, आपके जब नेट वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, या फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट वगैरह की जॉब होती है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका Z39.50 का ISO प्रोटोकॉल को किस नाम से आते हैं या उसका नंबर क्या है, इंडेक्सिंग का प्रोटोकॉल का नंबर क्या है, इंडेक्सिंग का ISO नंबर क्या है, उसके भी मानक हैं, तो अलग अलग हैं मानक उसके, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी।
और ये आपका है एक इसको जेट 9.50 इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये मेंटेन एजेंसी था, मतलब ये एक मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करने वाली एक संस्था थी या एक ग्रुप था हम कह सकते हैं, है ना। और ये स्टार्टिंग में मतलब पहले ये एजेंसी थी, अब तो एनएसआई नीसो आ गई है जो कि इसको मेंटेन करती है। लेकिन जब स्टार्टिंग की बात थी तब ये पहले जेट 9.50 इम्प्लीमेंटर्स ग्रुप एक थी, और इसके थ्रू ये जो आपका इसको मेंटेन किया जाता था, ठीक है। और इन्होंने 2 वर्जन डेवलप किए हैं इसके, मतलब प्रोटोकॉल के। एक आया है आपका 1992 में और एक आया है आपका 1995 में। तो ये क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के हैं, मैंने थोड़े से बता दिए कि अगर आप कभी इन फ्यूचर तैयारी करते हो तो आपको इस टॉपिक को ज़्यादा मतलब बस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी पड़े और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो इससे भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आप याद नहीं करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो एग्जामिनेशन है आपका BLS का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी जेड-आई-जी के बारे में पूछ जाता है लाइब्रेरी साइंस में, वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने दे दिया थोड़ा सा कि जो हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़, मतलब मैं सोचती हूँ तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक मिल जाए, ठीक है। और इसके क्या क्या यूज़ हैं, इट्स यूजेस, हम इस जो प्रोटोकॉल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैंने तो रिसोर्स शेयरिंग की बात की थी कि ये पहली बात तो ये कब पॉसिबल है। पहली बात तो हमारे पास नेटवर्क लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर होना चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए, भाई ऑब्वियस बात है, नेटवर्क है तो कंप्यूटर भी, तो कंप्यूटर होगा तभी आपके पास मतलब नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, बिना कंप्यूटर नेटवर्क की कोई मतलब ही नहीं है ना। तो नेटवर्क लाइब्रेरी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, है ना। तो उस केस में ही हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं उसकी, और बहुत सारे सोर्सेज जैसे कि बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोग्राफी डिटेल्स हो गई आपकी, या फिर आपका रेफरेंस सर्विस हो गई। और एक होती है रेफरल सर्विस, यानी कि जब हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स किसी तरह की यूजर गाइडेंस सर्विस होती है तो उसको हम रेफरल सर्विस बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको भी हम एज अ रिसोर्स शेयरिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी यूजर गाइडेंस को हम मतलब एक या तो किसी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को एज अ गाइड के थ्रू हम उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या फिर हम उनके थ्रू जो भी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, चाहे वो डेटाबेस के फॉर्म में हो या फिर एक वर्ड फॉर्म में हो या किसी क्वेरी में, किसी PDF फॉर्म में हो, तो वो हम यूजर को शेयर कर सकें। साथ ही साथ हमारे पास जो भी रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर है, हमारे पास ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, तो वो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको भी हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। इंटर लाइब्रेरी लोन मैंने अब बता दिया कि आपको एक लाइब्रेरी से जब दूसरी लाइब्रेरी में हम कोई भी किताब को बोरो करते हैं या लेते हैं, है ना, तो हमारे इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। इसमें कोई, ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इंटर लाइब्रेरी लोन तो पता ही होगा, है ना। यूनियन कैटलॉग, है ना, यूनियन कैटलॉग होता है कि भाई इसके थ्रू यूनियन कैटलॉग मतलब जितनी भी लाइब्रेरी ऑल ओवर वर्ल्ड में है उनका एक यूनियन कैटलॉग है जिसमें कि हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं, वहां से कैटलॉग को बोरो कर सकते हैं, ठीक है। वेब ओपेक क्या होता है, वेब ओपेक जो होता है कि हमारे एक इंटरनेट के अंदर है, एक हमारे एक सराउंडिंग के अंदर है, और वेब ओपेक में हम कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होता है कि इसमें कि बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स उस किताब की या उस जर्नल की या उस पर्टिकुलर जो भी कंटेंट है आपके पास, उसकी डिटेल अवेलेबल होती है, चाहे वो रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, मैगजीन है या फिर बुक है, उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल, यानी कि वो ऑथर कौन सा है, टाइटल कौन सा है, वो किस पेज से उसका मतलब डिटेल ली गई है ना, और उसका वॉल्यूम क्या है, वो सारी डिटेल्स आपकी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और मार्क रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि मशीन रीडेबल कैटलॉग, यानी कि मशीन उसे रीड कर सके वो कैटलॉग, और वो सभी लाइब्रेरीज का सेम फॉर्मेट होता है। मशीन जो मार्क रिकॉर्ड, अगर बात करें हम जो कैटलॉगिंग करते हैं तो मार्क पे करते हैं, मार्क 21 पे करते हैं लेटेस्ट में, ठीक है। तो
जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सोल है या फिर आपका लिप्सिस है, कोहा है, ई ग्रंथालय है, कोई भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जब हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं तो हमारी मार्क पे ही करते हैं। मार्क एक यूनिक फॉर्मेट होता है जिससे कि हम मतलब लिखते हैं। जब मान लो कि हमने आईएसबीएन लिखा तो वो आईएसबीएन दूसरे मतलब उसकी जो फील्ड्स होती है वो कॉमन होती है, सॉरी कॉमन नहीं, यूनिक होती है सभी के लिए, सभी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए वो फील्ड यूनिक होती है ना। तो हम अगर सॉफ्टवेयर सोल पे कर रहे हैं काम और चाहे हम उसको मतलब इन फ्यूचर की हम कोहा पे काम करेंगे, तो हम उसको जो कैटलॉग किया है हम उसे सोल से हम सीधे कोहा में ट्रांसफर कर सकें। अगर ये हमारा यूनिक फॉर्मेट नहीं होगा तो हम एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर सॉफ्टवेयर पे अगर हम ट्रांसफर करना चाहें उस कैटलॉग को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर सभी सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग मार्क फॉर्मेट रहेगा तो हम कैटलॉगिंग कैसे कर पाएंगे, मतलब सॉरी ट्रांसफर अगर चाहें कैटलॉग को करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हर लाइब्रेरीज अलग, मोस्टली लाइब्रेरीज अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। ऐसा नहीं कि हम कोहा का यूज कर रहे हैं तो सामने वाली लाइब्रेरीज भी कोहा का यूज कर रही है। हो सकता है वो लिप्सिस कर रही, हो सकता है क्या बोलते हैं सोल लग रहा है, सोल यूज कर रही है, या फिर ग्रीन स्टोन लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। तो डिपेंड करता है उनको किस तरह की जरूरत है या मतलब किस तरह वो यूज कर रही है, कौन सा कर रही है, ठीक है। तो लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर होगा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये जो कैटलॉगिंग का जो फॉर्मेट है मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये यूनिक होता है, इसकी फील्ड यूनिक होती है कि आईएसबीएन में हम आईएसबीएन ही भरेंगे। एक इसका मतलब एक यूनिक फॉर्मेट सभी सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ठीक है। तो हमें जो जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं या बोरो करते हैं कॉपी, मतलब कैटलॉग करते हैं बोरो कहीं से भी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं और इसके एडवांटेज भी दिए हुए हैं कि इट यूजेस कॉमन लैंग्वेजेस, ठीक है, सेम लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ठीक है। मतलब कि एक सेम फॉर्मेट होता है एक तरह से, और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफिशिएंट एंड नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमें कोई भी अलग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब हमारा कॉस्ट इफिशिएंट होता है। और Z39.50 सपोर्ट ओपन सिस्टम, यानी कि फ्रीली अवेलेबल होता है। मतलब हमें कोई भी मतलब एक प्रोप्राइटरी होती है, एक नॉन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक ओपन एक्सेस होता है या फिर उसे हम लोग नॉन प्रोप्राइटरी भी कह सकते हैं। ओपन एक्सेस और नॉन प्रोप्राइटरी इक्वल ही होते हैं, है ना। मतलब कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इसमें कोई भी हम इसे हमें किसी से इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, या हमें मतलब वेंडर का जो वेंडर मतलब पता है ना, वेंडर जो मीडिएटर होता है ना। वेंडर मतलब से कि किताब हम लोग परचेज करते हैं तो जो बीच का पर्सन होता है वो वेंडर कहलाता है। वो हमें वो हमें शॉपकीपर से हमें बुक लाइब्रेरी में प्रोवाइड कराता है, तो वो जो मीडिएटर होता है वो वेंडर कहलाता है, ठीक है। तो कोई हमें वेंडर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। या फिर जो कोई इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसे हम लोग वेंडर कहते हैं, तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ये वेंडर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट एज पर चॉइस एज यूजर, यानी कि जो डिस्प्ले होता है, हम टारगेट जो हमें चाहिए होता है वो हमें अलग अलग फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। हमें जो चाहिए हम उसको उस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। अ सिंगल क्वेरी फॉर सर्च इंटेंसली एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट डेटाबेस नेटवर्क सर्वर, यानी कि हम सिंगल यूजर इंटरफेस के थ्रू अलग अलग डेटाबेस नेटवर्क सर्वर पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टाइम वैल्यूएबल टाइम होता है वो हमारा सेव होता है। प्रोवाइड्स क्विक एंड सीमलेस एक्सेस एंड इजी टू यूज, आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। नो नीड टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, इवन अ लेमैन कैन यूज इट, मतलब वही कह रही हूँ ना कि कोई भी लेमैन, यानी कि लेमैन जो कि बेसिक जिससे कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ कभी यूज भी नहीं किया, तो भी उसको भी वो यूज कर सकता है, ठीक है। इस और नॉलेज ऑफ सर्चिंग टेक्निक नॉट एसेंशियल, मतलब इसमें जो हम लोग सर्चिंग टेक्निक्स होती है ना कि हम लोग बूलियन सर्च टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसमें इसकी भी जरूरत नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमें सिलेक्ट करके वहां पे हमें सर्च कर ले होते हैं, तो हमें मतलब ये सारे एडवांटेज हैं कि ये आपके एडवांटेज होते हैं। आपका मतलब कॉमन लैंग्वेज होती है, एक यूनिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में बेस्ड है ये, ठीक है। और ये आपका ओपन एक्सेस है या फिर नॉन प्रॉपर्टी बेस है, ठीक है। और ये आपके चॉइस पे जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो आपके चॉइस पे
आपको दिखाता है, ठीक है। आपके जो भी आपकी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन पे चाहिए या आपका कार्ड फॉर्मेट में चाहिए, आपको मार्क फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपके जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेटाबेस या जो भी आपका रिजल्ट होता है वो दिखाता है, ठीक है। सिंगल क्वेरी पे हम डिफरेंट चीजें सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका टाइम सेव करता है और बहुत इजी टू यूज है। और मतलब आपको कोई भी नॉलेज इसके पहले जरूरत नहीं है, आप खुद लेमैन भी आप इजी कर सकते हैं इसको, मतलब यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं और ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। नॉट वाइडली यूज्ड एज इट इज मतलब न्यू कॉन्सेप्ट है, तो फिलहाल काफी यूज हम करने लगे हैं। और बेसिकली क्या है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स आर नॉट यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग इन देयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स नॉट यूजिंग। कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी आज की बात करें तो बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि जेड 39.50 प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करते। तो जब आप लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर सोल पढ़ेंगे या जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो उसके फीचर्स में ये सारे इंक्लूड होते हैं कि वो किस किस चीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है वो आरएफआईडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो हम जब कोहा को ज्यादातर मैं अगर अपनी बात करूं तो पोहा सॉफ्टवेयर मुझे अभी तक, लिप्सिस को भी छोड़ दो, पोहा सॉफ्टवेयर ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको सारे फीचर्स इनबिल्ड है। इवन आपका चाहे वो आरएफआईडी हो जो कि आपके आगे आने वाले समय में काम में आने वाला है, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज है वो कभी ना कभी आज से 2 3 4 साल 10 साल बाद आरएफआईडी उसमें जरूर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें कि आपका टैक्स के थ्रू मतलब एक टैक्स लगते हैं, है ना। तो उसमें आपको जो चोरी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है, लाइब्रेरी से बुक चोरी होती है, तो वो उससे मतलब बेसिकली बुक चोरी की घटनाओं से बचाने के लिए हम लोग आरएफआईडी को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइब्रेरीज में। तो तो वो सारे जो फीचर्स हैं, इसके ये जो फीचर्स हैं, हम जब कोई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में यूज करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये फीचर्स हमें देख के ही लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करने चाहिए कि आगे ये 10 साल तक भी अगर हम चाहें कुछ ऐड अप करना चाहें अपने में जो फीचर्स सॉफ्टवेयर में, तो वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो फिर हमें दोबारा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब हम लोग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कभी भी किसी लाइब्रेरी में इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीजें हमें सोच के चलना चाहिए, ठीक है। तो कोहा मतलब ऐसे पहले लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर थे जिनमें कि ये फीचर्स अवेलेबल नहीं था, यानी कि अगर हमारे पास सेट 9.50 प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो हमारा जो हम किसी को देख नहीं सकते और ना ही हमारा कॉपी कैटलॉग कोई दूसरी लाइब्रेरी कर सकता है, ठीक है। तो उस ये ड्रॉबैक था, लेकिन अभी आज की बात करें तो बहुत सारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि मोस्टली ये इनबिल्ड होता है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, काफी थोड़ा सा पता नहीं लोगों को ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके हमें नहीं पता था जब हम लोग नहीं पढ़ा था, तो वैसे ही काफी लोगों को नहीं पता होता है ना, क्योंकि जो लोग ऐसे डिग्री से पास होते हैं तो उन लोग को भी नहीं पता होता कि जो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करे, जिनको बुकिस नॉलेज है तो उन्हें भी नहीं पता होता है जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। नॉन अपडेटिंग ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स कैटलॉग कुड हिंडर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज। तो अपडेटिंग मतलब हमें जो रिकॉर्ड होते हैं उसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक ये भी होता है। नॉन कोऑर्डिनेशन बाय द लाइब्रेरीज इज द बिगेस्ट। और कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं करती लाइब्रेरीज आपस में, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैचिंग द वर्ल्ड स्टैंडर्ड और कॉस्टली, क्योंकि अभी जितनी पहले की बात कही गई है आज भी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो सब, हेलो, हेलो, हेलो।
डिसएडवांटेज पे थी ना मैं, कहाँ तक आप लोग को सुनाई दिया था, मुझे समझ नहीं आया था ना। शेयर हो रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. हो रही है स्क्रीन No, शेयर? no, ma'am. नहीं हो रही है। नो। आप डिसएडवांटेज बता रहे थे। डिसएडवांटेज बता रही थी कितना मुझे लगा ना कि मैं पॉज हो गई हूँ ना, तो मैं इसलिए फिर मैंने पूछना स्टार्ट किया कि मतलब मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। इसके पहले मुझे पता नहीं चला ना कि आप लोगों को मेरी पीपीटी शेयर हो रही है। यस मैम, यस मैम। अभी दिख रही है आप लोगों को, है ना? हाँ यस मैम। डिसएडवांटेज हो गए थे ना बेसिकली, कि आपको इसमें मतलब एक तो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, और इसमें आपको नेटवर्क चाहिए होता, सिस्टम चाहिए होता, सॉफ्टवेयर चाहिए होता। ये सारी रिक्वायरमेंट किसी भी लाइब्रेरीज की जरूर होना चाहिए, तभी वो इसे यूज कर सकता है, इसका लाभ ले सकता है, ठीक है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि काफी लोग मतलब जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है या मतलब सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वो इनका यूज नहीं कर सकता है। तो एक तरह से इसके डिसएडवांटेज है कि बिना सॉफ्टवेयर या बिना इसके यूज नहीं हो सकता इसका, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, काफी लोगों को नहीं पता है कि इसका ये भी क्या चीज है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भी इसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपडेटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं अभी भी बुक इस फॉर्म में या रजिस्टर फॉर्म में है अभी भी हमारे पास, उसका डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर पे जो अपडेटेड डेटाबेस है वो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अपडेटेड कैटलॉग नहीं है, तो उस वजह से भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। और कॉपरेशन नहीं है, मतलब लाइब्रेरीज में आपस में कॉपरेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना, ये और क्या है, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैचिंग द वर्ड स्टैंडर्ड आर कॉस्टली, दस इंक्रीज द कॉस्ट, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। पहले जो कुछ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रोपराइटरी बेसिस पे हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मतलब अगर मान लिया कि कुछ तो अपने प्रोपराइटरी बेसिस पे हैं तो कॉस्टली होते हैं, तो इसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लाइब्रेरीज अफोर्ड नहीं कर पाती। और कुछ सॉफ्टवेयर हैं सपोज जिनमें कि पहले ये फीचर्स नहीं थे, अगर वो ऐड करना चाहे तो उसके लिए कुछ उसे कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो भी ये कहीं ना कहीं थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं उस केस में। अभी तो जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सभी में मतलब ये फीचर्स इनबिल्ड होते हैं, तो अलग से आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसमें तो आपको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर ऐसे ही चीज़ें आपके प्रॉपर्टी बेसिस पे हैं तो आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर पुराने सॉफ्टवेयर हैं अगर आप इनबिल्ड करना चाहते हो तो आपको अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कोई आप फीचर्स नया ऐड करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा उस केस में कॉस्टली भी पड़ता है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और साथ ही साथ द ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर टू हैंडल इट इंक्रीजेज कॉस्ट, यानी कि इसे मतलब इसको यूज़ करने के लिए हमें मतलब ट्रेनिंग चाहिए होती है, और ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक कॉस्ट मतलब कुछ खर्च होती है, मतलब कॉस्ट भी हमारे खर्च होती है एक तरह से, तो इसलिए भी इसका ड्रॉबैक है कि जो पुराने कैटलॉगर हैं, जो जितने भी लाइब्रेरी स्टाफ हैं, तो उन्हें इन ऑटो नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर्स या इनके बारे में नहीं पता, तो उसके लिए हमें मैन पावर को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं हमारी जो लाइब्रेरी की कॉस्ट है वो भी खर्च हो रही है। तो ये इसलिए एक तरह से हम डिसएडवांटेज कहते हैं, क्योंकि एक तरह से डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस केस में है कि भाई उसे लाइब्रेरी को पैसा खर्च करना पड़ा अपने ट्रेनिंग को ट्रेन करने के लिए कि वो किस तरह से इसको यूज करने में कैपेबल हो और इसका लाभ ले सके, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज हैं। आपका ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, ये आप चाहो तो नहीं याद करो, लेकिन इसको इन फ्यूचर के लिए लाइब्रेरी में जब एडमिट करते हो तो कभी कभी चीज़ें आपके मतलब आपको अपडेट रखने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कभी पूछ लिया है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रीली
मतलब सॉफ्टवेयर है इसका जेट 9.50। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं कोई कॉम्पिटिटिव, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो VLIS के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मैंने जितने बताया वो स्किप कर सकते हो, जो जितने मैंने बताई आप उसको अपने पास ले सकते हो। जैसे कि ZIG बताया था ना आपको, तो वो आप स्किप कर सकते हो और इसको स्किप कर सकते हो, बाकी आप अपने पास ले सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, और ये मार्क है, और ये आपका मार्क बेसिकली फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आई थिंक लाइब्रेरी जो आपका पेपर होगा, असाइनमेंट होगा ना, उसमें भी क्वेश्चन होगा ही होगा, 100% होगा ये क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसके दो वर्ड्स स्टैंड्स करते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ठीक है, यानी कि मशीन के द्वारा हम उसे रीड कर सकें। जो कैटलॉगिंग यानी कि जो रजिस्टर की कैटलॉगिंग होती है वो तो मशीन रीड नहीं कर सकती ना, तो एक यूनिक फॉर्मेट होता है जिससे कि मशीन रीडेबल कर सके, वो कैटलॉगिंग फॉर्मेट होता है। ठीक है, which can read by machine. It is a standard for describing the items of catalog by libraries. बुक हो सकता है डिजिटल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि आपका ई बुक हो सकती है, जर्नल हो सकता है, जरूर नहीं कि बुक हो, मैगजीन हो सकती है, CD फॉर्म हो सकता है, आपका मैप हो सकते हैं, बहुत सारे जितने भी मतलब माइक्रोफॉर्म हो सकता है, आपका सिलेक्ट हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट की जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है लाइब्रेरी साइंस में, मतलब लाइब्रेरीज में आपके, उन सब की कैटलॉगिंग हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसका एक यूनिक डिजिटल स्टैंडर्ड होता है जिसमें कि हम कुछ लिमिटेड फील्ड होती है उनको हम लोग रखते हैं और उसको फिल करके हम कैटलॉगिंग करते हैं। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी अब्राम, एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1966 में इसे डेवलप किया था। ठीक है, और बाय 1971 मार्क फॉर्मेट हैड बिकम द यूएस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा, एंड इन 1973 दे बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसे 73 में इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मान लिया गया था। ठीक है, एक मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि जितने भी लाइब्रेरीज के कैटलॉगिंग फॉर्मेट है उनके लिए ये कॉमन एक स्टैंडर्ड होगा, इसको ही सारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे 1973 में इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान लिया गया था, मतलब हो गया था ये। ठीक है, यूएस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा, एंड इन 1973 दे बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि यूएस नेशनल स्टैंडर्ड ने इसे 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना मतलब आ सकता है कि कब ये स्टार्ट हुआ था और कब इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया था। ठीक है, और ये वर्जन है आपके, देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ मार्क्स इन यूज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मोस्टली ज्यादातर यूज होने वाला जो मुख्य रूप से है वो मार्क 21 है। ठीक है, क्रिएटेड इन 1999 में एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ यूएस एंड कैनेडियन मार्क फॉर्मेट, यानी कि उनके सहयोग से इसका मार्क फॉर्मेट 21 हमारे पास आया। ठीक है, मतलब उसका डेवलप मतलब उसका विकास हुआ या वो बना। एंड यूनिमार्क वर्डली यूज इन यूरोप, और एक यूनिमार्क है जो वो आपका यूरोप में यूज होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट भी कह सकते हैं उसे। The graphic description of a document includes all the data elements necessary to uniquely identify it along with its access point। यानी कि जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि हम कहाँ कहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना कि ग्राफिक डिटेल से हम उसके सोर्स का, कि वो कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि कभी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई जर्नल पढ़ते हैं, तो उसमें देखा होगा नीचे आपने कि उसका उसका जो कंटेंट हमने लिया है, उसमें कोई चीज यूज की है, या तो वो कहाँ से लिया है, वो आपका वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर। ठीक है, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ऑथर का नाम, टाइटल का नाम, है ना, अगर वो सब कुछ उसमें दिया होता है। ठीक है, तो
ये मार्क था। आपको बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में कोई दिक्कत तो नहीं है कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होता है? और अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, है ना, आप उसे खुद भी देख सकते हैं। और उसमें क्या है बेसिकली कि आप मार्क फॉर्मेट कैसा होता है, या Z39.50 का कैसे सर्च करते हो, कैसे बोरो करते हो, और जो हम लोग रिट्राइव करते हैं डेटा वो कैसे हम लोग कहते हैं ना एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के वो हमें शो होता है, तो वो हम कैसे दिखता है वो आपको भी हम दिखाते हैं। एक सेकंड इसको जाने दो ऐसे। आप लोग को शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ, मैम मार्क वाली शो हो रही है और बाकी तो अभी वर्जन एक ऑफ नई मार्क स्क्रीन मैंने आपको दिखाई है, वो नहीं शेयर हो रही है? नहीं। नो मैम। नहीं हो रही है? नो मैम नो। नहीं हो रही है, अच्छा तो मैं दोबारा करती हूँ स्क्रीन। बिना माइक ऑफ कर लो अपना। देखो ये है कैटलॉगिंग पे जाते हैं। देखो ये एक डेमो साइट है बेसिकली, है ना, तो कभी भी अगर आपको कुछ समझाना होगा तो मैं इस पे लेके जाऊंगी आपको, है ना। तो हम लोग कैटलॉगिंग पे बात करें, कैटलॉगिंग को हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पे न्यू फॉर्म आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखो ये जो है हमारी, हम टारगेट लाइब्रेरी कह सकते हैं, या जो टारगेट आपका सिस्टम था ना, तो ये हमारी टारगेट सिस्टम है। बहुत सारी जो यहाँ पे तो केवल ये डेमो वर्जन है ना, तो यहाँ पर हमने केवल अ, एक मतलब हमारे पास लिमिटेड भी ना, अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, आपकी सीटी की आवाज आ रही है, आपकी कुकर की सीटी की। तो यहाँ पर आपके पास ये चूंकि डेमो वर्जन है तो यहाँ पर लाइब्रेरीज बहुत कम दिख रही हैं। और जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, या हम लोग जब कंसोर्शियम के थ्रू हम लोग टाइप करते हैं ना कि हम उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं ना, तो जितने भी लाइब्रेरी से हमारे टाई अप होते हैं या जितने एग्रीमेंट होते हैं, तो वो सारी लाइब्रेरी की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दी जाती है, ठीक है। और या कुछ कॉमन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वो तो हमें दिख रही है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसमें कोई आप कभी भी विजिट कर सकते हो। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज में हमें मतलब एमओयू साइन होता है, और तभी हम उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं। तो वो सारी लिस्ट मतलब हमें दिखती है जब हमारे पास हमारी खुद की लाइब्रेरी होती है। ये डेमो वर्जन है तो हमें नजर नहीं आ रही, अगर हम बनाएंगे तो बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन लाइब्रेरीज में देखेंगे कि हमारा जो किताब किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आईएसबीएन नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आईएसएन नंबर होता है जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, टाइटल ऑथर, ये जो इतने नंबर हैं उनके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। ये जो दो लाइब्रेरीज अभी नजर आ रही हैं, और भी लाइब्रेरीज हो सकती हैं, ठीक है, फिलहाल तो दो ही हैं। तो इनमें हम मान लो सर्च करते हैं, किसी भी टाइटल सब्जेक्ट के थ्रू सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है ना, तो हमारे यहाँ हिस्ट्री का सब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च एक्सक्यूज करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
एक्सक्यूज मी मैम। ऑथर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मान लिया कि हमें एम डेवी की जितनी भी किताबें हैं उनकी कैटलॉगिंग चाहिए, ठीक है, तो हमने ऑथर को सर्च कर दिया, पब्लिकेशन ऑफ ईयर की इतनी, इस ईयर में कितनी बुक्स पब्लिश हुई थी, तो उनकी हमें कैटलॉगिंग चाहिए, ठीक है। तो वैसे जनरली आईएसबीएन के नंबर, आईएसबीएन के थ्रू सर्च करते हैं हम लोग, अगर यूनिक फॉर्मेट चाहिए होता है। अदरवाइज हिस्ट्री के थ्रू सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सर्च करके हम लोग देखते हैं, हमें अगर दोनों में देखना है तो दोनों को हम सर्च करने के लिए क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे Z39.50 प्रोटोकॉल इन दोनों के पास है, तभी हम सर्च कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली एक सेट ऑफ मतलब इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि उनके मतलब वो उनको फॉलो भी करता है, और यहाँ जहाँ पे हम सर्च करें उनको फॉलो करता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ऐसे। देखो फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर हमें दिखाई कहाँ चला गया, देखो ये था ना, सॉरी सब्जेक्ट चेंज कर, सब्जेक्ट ये हमने हिस्ट्री किया था, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है, जितनी भी लाइब्रेरीज हमने सेलेक्ट की थी, अभी 2 ही थी, तो उनका ये फॉर्मेट आया था, ठीक है। आपका आईएसबीएन का जितने भी मतलब इसकी डिटेल अवेलेबल है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर है ना, और आपका आईएसबीएन नंबर है, और जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब एक्शन हमें क्या लेना है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको किस किस कहते हैं ना, एज पर रिक्वायरमेंट आपको किस तरह से इसको इम्पोर्ट करना है, या कौन सा आपको फॉर्मेट देखना है। यहाँ पे आईएसपीडी फॉर्मेट नहीं दिखा रहा है, आईएसपीडी फॉर्मेट भी होता है, इसमें मार्क प्रीव्यू दिया है और कार्ड प्रीव्यू दिया है। यानी कि अगर हमें कार्ड बनाना होगा तो हम कार्ड प्रीव्यू करेंगे, तो कार्ड प्रीव्यू ऐसे दिखाई देगा कुछ, ठीक है। कि ये कार्ड हमारा जो एक कार्ड होता है, कार्ड कैटलॉग, तो वो इस तरह से नजर आएगा। ये थोड़ा सा मतलब क्लियर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बुक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम बुक नहीं है। फर्स्ट एडिशन हिस्ट्री का ही खुला है, ये खुला तो हिस्ट्री का ही है। अच्छी सी किताब नाम लेते तो एक कार्ड है, तो वो कार्ड का ही फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ये आपका जो 207 पेज इसके जो कार्ड होता है, कैटलॉगिंग कार्ड होता है, कैटलॉग कार्ड होता है, आप पढ़ेंगे 105 पेपर आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा, तब आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना बताया जाएगा। तो जब हम कैटलॉग कार्ड पहले प्रिंट कराते थे, पहले हाथ से बनाते थे, ठीक है, और उन्हें प्रिंट आउट निकालते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीजें हमारी एक हम मार्क पे कैटलॉगिंग करते हैं, बाकी सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है, जैसे कि मार्क की डिटेल मिल जाती है, आप बोरो कर सकते हैं। कैटलॉग कार्ड को अलग से नहीं बनाना पड़ता, हम मार्क के डिटेल के थ्रू ही कैटलॉग कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटलॉग कार्ड है, ये पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं है जिस तरह से हम बनाते हैं, ये थोड़ा अलग फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के फॉर्मेट पे दे रखा है इन्होंने, हमारा जो ACR2 है उसके फॉर्मेट पे नहीं दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। लेकिन उसमें सारी बिब्लियोग्राफी डिटेल होती है, जैसे कि आपका कितने पेजेस हैं आपके, है ना, इसमें कौन कौन से इलस्ट्रेशन है, यानी कि इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कलरफुल पेजेस कौन से हैं, या उसके उसमें टेबल्स दी हुई हैं, या उसमें प्लेट्स होते हैं, जो पुराने बुक्स होती थी उनमें प्लेट्स होती थी, यानी कि जो भी कलरफुल मतलब उसके बारे में किसी चीज पिक्चर को ड्रेसिंग करते हैं, वो प्लेट होती है एक, मतलब हैंडमेड पेपर की जो बनती है वो प्लेट्स कहलाती हैं। तो वो प्लेट्स कहलाती थी, वो भी इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं। टेबल हो गई, आपकी पिक्चर्स हो गए, मैप्स हो गए, तो वो सारे आपके इलस्ट्रेशन पेज कहलाते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके कार्ड कैटलॉग, मतलब जो कार्ड कैटलॉग होता है एक के उसमें दिखाई देते हैं, जिससे कि आप बुक्स को एक्सेस कर सकते, वो उसमें क्या क्या डिटेल है, ताकि वो यूजर उसको सर्च कर सके। एक कार्ड कैटलॉग कैबिनेट में रखे जाते थे पहले, जो कि लकड़ी का बना होता था, ठीक है। तो वो आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा, 103 में आई थिंक होगा वो, ठीक है। कैटलॉग कार्ड कैबिनेट किस किस तरह के हुआ करते थे वो, ठीक है।
और ये देखो इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन स्कीम हम पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट इस कोर्स में। बेलस 104 में 2 हम क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, और भी क्लासिफिकेशन स्कीम हमारे पास है, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, ब्यूरोक्रेटिक क्लासिफिकेशन है ना, तो यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग क्लास नंबर निकालते हैं, हम लोगों ने क्लास नंबर निकालना सीखा था डीडीसी और सीसी के थ्रू, तो वो अलग निकलता है, डीडीसी में अलग निकलता है, सीसी में अलग निकलता है ना। तो यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन नंबर है, और उसी के थ्रू ही कार्ड कैटलॉग बनाया गया, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें, ये अगर मार्क के व्यू में है तो हम मार्क, ये आपका मार्क प्रीव्यू है कि इसमें जो फील्ड्स हैं, ये आपकी जो इसकी फील्ड्स होती हैं जिसमें कि हम बुक्स की डिटेल को फिल करते हैं, ठीक है। तो Excuse me, 001 है, एक नंबर होगा, इसमें कुछ नंबर से इसमें क्लियरली यहाँ Excuse me, मेंशन नहीं है। सिर्फ 020 होता है, वो आपकी आईएसबीएन नंबर होती है ना। कैसे 020 जाती 2 मेरी बार दे रखा है आवाज? इसमें। ये आपको यहाँ पर ये 100 में ऑथर का नंबर होता है यहाँ पर। तो अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। और यहाँ से आपको मार्क प्रीव्यू हो गया, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट कर लोगे तो आपके डेटाबेस में अपने आप आ जाएगा, और वहाँ से आप कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये इंपोर्ट हो गया, देखो इंपोर्ट हो हाँ गया, ठीक है। तो आपको भरना नहीं पड़ा ना, आपको फील्ड में अपने आप आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाहती हूँ मैं? हाँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको समझ में आया मैंने कैसे इसका यूज किया कि Z39। सब लोग कैमरे ऑन कर लो ताकि मुझे समझ में आपके चेहरे को देख के कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैंने जो अभी किया आपको समझ में आया मैंने क्या किया? No, ma'am. नहीं आया। देखो मैंने Z39.50 प्रोटोकॉल जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक, जब लोग यहाँ पे कैटलॉगिंग कर रहे थे, यहाँ पर स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे हमने सर्च कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है ना, और हमने मान लिया कि हमें किसी मतलब बुक की बात करें, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की किताब का हमें कैटलॉगिंग देखनी है, ठीक है, सपोज है। और ये हमारे पास टारगेट लाइब्रेरी, ये हमारी ओरिजिन है कि हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना। और ये हमने ये लाइब्रेरी, हमारे पास 2 ही लाइब्रेरीज फिलहाल अवेलेबल है जिनमें कि हम सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है, जो टाइटल है, उसका डेटा या सॉफ्टवेयर या जो भी हमारे पास कैटलॉगिंग वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। आईएसबीएन के भी थ्रू सर्च कर सकते हैं, आईएसएन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ये जो भी इतने सारे फील्ड्स दी हुए उनके थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिस्ट दे रखी होगी लाइब्रेरी। और जो लिस्ट है वो आपके पास लाइब्रेरीज में जितने भी टाइप होते हैं, यानी कि जो एमओयू साइन होते हैं, जो कॉमन रिसोर्स शेयरिंग होती है, यानी कि जो फ्रीली कोई भी आपका मतलब अलाउड करती है कि वो अच्छा। अपने रिसोर्सेज की आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, तो वो सारी आपको यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देगी, और वहां पर आप सिलेक्ट करते जाइएगा जहां जहां आपको सर्च करनी होगी, और वो वहां का डेटाबेस में आप अगर वो सर्च होगी हो जाएगा, तो वो सेव हो दिखा जाएगा। देगा, अगर नहीं होगा तो फिर नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें बुक आई, ठीक है। इसमें हमारे पास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और जो हमारे पास एक और थी लाइब्रेरी, दोनों में हमने सर्च किया तो हमारे पास ये किताबें नजर आ गई कि ये आपका टाइटल है हिस्ट्री की, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाला था, टाइटल नहीं डाला था, है ना। तो हम किसी भी तरह सर्च कर सकते हैं और हमें सारी इंफॉर्मेशन जो जो उनके कैटलॉग में फिल की हुई होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो सपोज दैट ये आदि संकरा है ना, आदि संकरा, तो हमें इनका बुक का देखना है कि ये किस किस फॉर्मेट में है। तो एक मार्क फॉर्मेट में अवेलेबल है और कार्ड है जो कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो फॉर्मेट इसके पास है, ठीक है। तो हम दोनों को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मार्क फॉर्मेट को देखना है, पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसके सारे प्रीव्यू है, ठीक है। अब हम इसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन आएगा भी तो आया था, तो हैंग हो जाता है ना, पेन तो ही आता है। ये है, अब हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं सपोज, ठीक है।
ये आपका मार्क रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जो कंट्रोल नंबर है आपका, एक बुक मतलब नंबर दी जाती है, किस तरह का लीडर है, सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ जरूरी होती है, ठीक है। आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये आपका नंबर है। और ये आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर है ना। नेशनल बिब्लियोग्राफिक नंबर है आपका कितने रुपए की किताब, टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। यहाँ ने इन्होंने ISBN नंबर में 240 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ उसका गलत, तो कि 020, जो ये 020 फील्ड होती है वो हमेशा ISBN नंबर की होती है। आप इसमें ISBN नंबर भरते हैं और ये हमेशा ये गलत 30 उन्होंने भरा है, यहाँ पे रुपए नहीं आए, ठीक है। और इसे हम चाहें तो करेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास तो किताब है तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसे बोरो कर रहे हैं और उन्होंने कोई गलती की है तो हम चाहें तो उसे करेक्ट करके अपने कैटलॉग को सेव कर सकते हैं। जैसे कि उनका हमने कॉपी कर लिया, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया ना, इंपोर्ट हो गया ना, हमने इंपोर्ट नहीं किया था अभी, समझ में इंपोर्ट किया था ना हमने। तो इंपोर्ट में हमारे पास जो जो फील्ड उन्होंने भरी थी वो सारी हमारे पास इसमें कुछ चेंजमेंट करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने ISBN नंबर लिख दिया, मान लिया कि 1 2 3 4 5, आपको कितने 13 डिजिट का होता है ना ISBN नंबर, 13 है ना, जो भी हो, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। कुछ मैंडेटरी फील्ड थी वो आपको फिल्ड नहीं हुई है, ठीक है, इस वजह से नहीं है। कुछ कंट्रोल नंबर होगा इसका तो वो भरना पड़ेगा आपका, जो भी है, ठीक है। सेव टू आइटम 942 छोटी है भाई, 8 हो गई। ये आपकी जब आप कैटलॉगिंग करेंगे, खुल जाओ प्लीज, ये कोबाल्टम ये बुक है कि क्या है, ये है ना, ये किस टाइप की किताब है, तो बुक है ना, हमने बुक लिख दिया इसको और ये सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम जब इसको सेव कर लेंगे तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो जो यहाँ पे हमने चेंज किया होगा, सारी चीजें हमने जितनी फील्ड सेव की थी वो सारी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अगर हमें ऐड करना है तो और भी कर सकते हैं, और भी अगर मान लो ऐड आइटम करना चाहते हैं तो हम दोबारा वहीं पर जाएंगे और दोबारा हम सर्च करेंगे और दोबारा हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ISPD फॉर्मेट भी है यहाँ पर नहीं दिखा रहा था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका इस फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो इसको भी आप बोरो कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में कि मैं वैसे ऐसे बोल रही हूँ? हाँ, यस मैम आ रहा है। है ना। और मैंने आपको कैटलॉगिंग की फॉर्मेट दिखाई दिया था, मार्क कैटलॉगिंग कैसे करते हैं ना। ये सारी फील्ड होती है, देखो ये कैटलॉगिंग फील्ड होती है, ये सारे फील्ड्स होते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं कि 020 किसका नंबर है ना। ये एग्जाम इम्पोर्टेंट फील्ड है, ठीक है। ISBN नंबर इम्पोर्टेंट है आपका। 942 में आपको बुक का फॉर्मेट, मतलब जो आपका मटेरियल है, मैप है, टेबल है, क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो आप फिल कर, मतलब वो आगे बढ़ेगा, मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो उसको पता होना चाहिए ना किताब है क्या है वो, तभी तो वो कैटलॉगिंग करेगा, तो मैंडेटरी फील्ड उसमें दिया होता है। और ये आपके पर्सनल नेम यानी कि जो ऑथर का नाम होता है वो 100 फील्ड में फिल करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड है आपके, 245 में आप टाइटल को फिल करते हैं, ठीक है। तो आपको याद नहीं करनी पड़ती, ये जब पूछा जाता है एग्जामिनेशन तब याद करनी पड़ती है, लेकिन अभी आपको मतलब जब आप कैटलॉगिंग करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है, आपको फुल करना होता है, आपको पता होता है यहाँ पे साफ सब लिखा 245 है, ये टाइटल स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे टाइटल भर देना है बुक का, ठीक है। टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमाइंडर टाइटल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मान लिया ऑथर ना होके वहां पर कोई उसका पब्लिशर हो या इलस्ट्रेटर हो तो वो स्टेटमेंट ऑफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप कैटलॉगिंग करेंगे ना
तो वो आपको दिखाई दे जाएंगी, है ना। हम्म, और तो अभी के लिए फिलहाल इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मार्क हम्म, फॉर्मेट आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि मार्क यस फॉर्मेट मैम। अगर कॉमन नहीं होगा ना तो आप इसका हम्म, यूज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। यस मैम, यस मैम। तो मार्क क्लियर हुआ, यानी इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर, हाँ, आपका एक कंटेंट होता है, आपका 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हाँ, आप उसको पढ़ लेना। और बाकी तो मार्क की फील्ड्स आपको याद करनी होंगी, किसने बनाया, कब आया, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, आपको कुछ इसके मार्क फॉर्मेट के जो इसके फील्ड्स है ना वो याद करनी होंगी। कुछ फील्ड्स 0 to 0, 100 हो गया आपका, और 245 हो गई, 245। 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। और ओके। 400 में सीरीज होती है, 9 और 600 में 249 में। टॉपिकल टर्म्स होते हैं, है ना। हम्म, तो ये अलग अलग फील्ड्स होती हैं, और जिसके थ्रू आप मतलब एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर सकते हो। और ये आपका 0 to 0 डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर होता है ना। तो अलग अलग फील्ड्स होती हैं जो कि जरूरी होती है फिल करना, ठीक है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? कैसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर के भेजे तो हैं आप लोगों को, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, फिर मैम प्रीवियस पेपर मुझे भेजे थे ना। नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं मिल पाया था। अरे मैंने आपको व्हाट्सअप भेजा है, नहीं मेल किया है, मेल किया आपको मैंने, प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन पेपर है ना। और मैंने कुछ पेपर आपको व्हाट्सअप भी किए हैं ग्रुप में, किए हैं ना आप लोगों कुछ को ग्रुप में। आपके कुछ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो मैंने एग्जाम ग्रुप में में आए। भेज दिए हैं, वही आपने इम्पोर्टेंट तो देखिए है। ग्रुप में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हैं ना। क्यों Yes, सीमा, ma'am. यस मैम, मैंने यस इवन मैम। असाइनमेंट के थ्रू जो भी थोड़े से लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इस तरीके के आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इवन मैंने वो भी आपको फोटो क्लिक करके भेजी है ग्रुप में। Yes, हाँ, ma'am. असाइनमेंट की डेट 31 जुलाई है, तो प्लीज आप लोग दीजिएगा। और जिस तरीके से आपको होल्ड बता रहा था जब आपने क्लास ज्वाइन कर रहे थे, इसी प्रकार से जब आप वो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल में जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको होल्ड बताएगा। तो आप घबराइएगा मत कि क्यों कैसा बता रहा है, वो जब आपको ज्वाइन कराएंगे या मतलब इन करेंगे तभी आप इन हो पाएंगे, अपनी मर्जी से इन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। Okay, तो ma'am. एक डेमो ओके मैम, क्लास में आपकी प्रैक्टिकल की भी रख लेंगे, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Okay, यस ma'am. मैम। तो फिर अभी के लिए रखते हैं। ओके, ओके मैम, ओके Okay, मैम। ma'am. ओके, थैंक यू क्लास। अभी कोई क्वेरी तो नहीं रखी सीमा थैंक यू मैम। आपका नो, जो है? नो मैम, नो मैम। और आप मेरे ख्याल से 101 जो बुक है उसमें कंप्लीट हो गया है, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर लगता है आप लोगों को तो मुझे बताना, ठीक है। तो हम्म, लेकिन मुझे लगता है हाँ, 101 के ऑल मतलब सारे सारे। टॉपिक कवर हो गए हैं। आईएसबीएन हो गया, एसएन हो गया है, आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया है। बिब्लियोग्राफिक हमने ऑलरेडी 103। पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। टाइप्स हम्म, ऑफ फाइव लॉ हो गए, सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई हम्म, चीजें हो तो मुझे बताना, ठीक है। Okay, ma'am. यस ओके, मैम। तो फिर कोई ओके, क्वेरी तो हो तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग लीव करें क्लास को। नो मैम, थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। प्रियंका आप हो यहाँ पे? प्रियंका, पूनम, सपना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, और ma'am. कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? Ma'am, fine. Yes, ma'am. ठीक है, कोई टॉपिक आपको लगता है तो आप लोग मुझे बता देना कि इस क्लास का करवा दूं। अदरवाइज फिर वो अपने मन से सोच समझ नहीं आता कि क्या करूं, मतलब क्या करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट होता है तो मैं वो उसे ले लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका छूटा है किसी भी 101 से लेके 103 तक, क्योंकि 4 तो आपका हो ही चुका है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं उसकी क्लास ले लूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू। आज के लिए Okay, इतना ही thank रखते हैं, ठीक you. है। ओके Okay. मैम। Okay, ma'am. आज की Thank क्लास you. से कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज के जो No. टॉपिक डिस्कस किया उसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आई आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कहाँ गीली करके लाए हैं? नहीं है? नो, नो मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Thank you, thank you, thank you, ma'am. थैंक यू क्लास। लीव हो जा, लीव।